अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया, वापसी का सफर, किस्त नंबर 110, नाग का कत्ल। सांप ने कहा, अरे सांपों के देवता अजीम नाग, ये लोग समंदरी जादूगर हैं। इनकी समंदर के नीचे हुकूमत थी। समंदर में लावा फट पड़ने से इनका मुल्क गर्क हो गया। इन्होंने ऊपर आकर इस महल में हुकूमत बना ली। ये लोग अपने जादू का जहाज लेकर समंदर में निकल जाते हैं और इंसानों को पकड़कर यहाँ लाते हैं और उनकी गर्दन काट कर खून पर मंतर पढ़कर पी जाते हैं। इस तरह से इनका ख्याल है कि ये कभी दोबारा लावे से गर्क न हो सकेंगे। नाग ने पूछा, ये कहाँ से जादू हासिल करते हैं? सांप कहने लगा, इनका जादूगर बादशाह के नकाब के अंदर अपने गले में एक तावीज़ छुपाए हुए है। सारा जादू उसी तावीज़ में है। अगर ये तावीज़ समंदर में फेंक दिया जाए तो इनका सारा जादू खत्म हो जाएगा। नाग ने कहा, अब तुम जा सकते हो। सांप ने झुककर सलाम किया और गायब हो गया। नाग ने अंबर से कहा, सबसे पहले मैं अमारा को अपनी हिफाजत में लेना चाहिए ताकि जब हम हमला करें कि ये नकाबपोश जादूगर उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अंबर बोला, अमारा इस महल के ऊपर वाली बारादरी में ताबूत के अंदर बंद है। आओ मेरे साथ, हम ऊपर जाते हैं। चलो। फिर कुछ सोचकर नाग ने कहा, मगर ठहरो, मेरा ख्याल है मुझे इंसान की शक्ल में नहीं जाना चाहिए। मैं सांप बनकर तुम्हारे साथ जाता हूँ। नाग सांप बन गया। छोटा सा नसवारी रंग का सब्ज आंखों वाला बड़ा जहरीला सांप। अंबर ने नाग को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। नाग ने उसे समझा दिया कि अगर खतरा हो तो वो उसे किसी तरह जमीन पर छोड़ दे। अंबर तहखाने से निकलकर महल के ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर एक नकाबपोश पहरा दे रहा था। नाग ने अंबर की जेब में से सर निकालकर कहा, अंबर तुम इसी जगह ठहरो, मैं इस पहरेदार को रास्ते से हटाता हूं। नाग सांप की शक्ल में अंबर की जेब से निकलकर सीढ़ी की दीवार पर रेंगता और दरवाजे के पास चला गया। नकाबपोश पहरेदार के हाथ में तलवार थी और टहल टहल कर पहरा दे रहा था, क्योंकि सामने वो बारादरी थी जिसके अंदर अमारा का ताबूत रखा था। नकाबपोश पहरेदार ने सांप को नहीं देखा था। वो पहरा दे रहा था। रात का आखिरी पहर, आसमान पर सितारों की चमक फीकी पड़ रही थी क्योंकि सुबह होने वाली थी। सांप आखिरी सीढ़ी पर से रेंग कर सामने वाली दीवार की तरफ जाने लगा तो नकाबपोश की नजर उस पर पड़ गई। उसने बिजली जैसी तेजी के साथ झुककर सांप पर तलवार फेंक दी। नाग का ख्याल था, बल्कि उसे यकीन था कि वो सामने वाली दीवार पर पहुंच जाएगा। इस दीवार से वो पहरेदार पर हमला करना चाहता था, मगर ऐसा न हो सका। 1000 साल के बाद नाग पर ऐसी आफत दूसरी दफा आन पड़ी थी। तलवार सीधी नाग के जिस्म पर आकर पड़ी और सांप के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। नाग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसे कुछ होश न रहा। यह नाग की जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था जो दूसरी बार हुआ था। हमारे सुनने वाले दोस्तों ने अगर नाग अंबर की पहली किस्तें सुनी हैं तो उन्हें मालूम होगा कि एक बार पहले भी नाग के जिस्म के टुकड़े हो गए थे। नाग मंदिर के तालाब में ले जाकर 6 महीने तक डुबोकर रखा गया था और नाग देवता ने खुद आकर नाग के जिस्म को फिर से जोड़ दिया था। अब 1000 साल के बाद नाग पर फिर वही मुसीबत नाजिल हो गई थी और बिल्कुल इत्तेफाक से ऐसा हो गया था। नाग ने बेहोश होते होते अक्लमंदी की बात की कि जब उसके जिस्म पर तलवार पड़ी और जिस्म 2 टुकड़े हो गया तो उसने बेहोश होते होते भी अपने आप को सीढ़ियों में लुढ़का दिया ताकि वो वापस सीधा अंबर के पास पहुंच जाए, क्योंकि खतरा था कि नकाबपोश पहरेदार उसके जिस्म का तलवार मार मार कर कीमा ना बना दे। ऐसी हालत में नाग का फिर से जिंदा होना बड़ा मुश्किल था। अंबर सीढ़ियों में दीवार के साथ लगकर खड़ा ऊपर पहरेदार को देख रहा था। वो सोच रहा था कि शायद अभी नाग उस पहरेदार को डसेगा और वो गिरकर मर जाएगा, लेकिन अंबर ने देखा कि नकाबपोश पहरेदार ने जोर से तलवार अपनी फेंकी है और उसके साथ ही पहरेदार के बजाय सांप के 2 टुकड़े लुढ़कते हुए उसके कदमों में आन गिरे। अंबर की तो जान ही निकल गई। ये नाग के जिस्म के टुकड़े थे। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? अंबर ने तो अपने आप को संभाला और जल्दी से नाग के जिस्म के दोनों टुकड़े जो सांप की शक्ल में थे उठाकर रुमाल में लपेटकर जेब में रख लिए और ऊपर चढ़ने लगा। अब वो नकाबपोश पहरेदार सबसे पहले तो अपने प्यारे दोस्त और भाई नाग के कत्ल का इंतकाम लेना चाहता था। वो ऊपर महल की छत पर आ गया। पहरेदार नकाबपोश ने अंबर को अपने सामने देखा तो तलवार लहराकर उस पर हमला कर दिया। ये भी अच्छा हुआ कि उसने चीख नहीं मारी थी, वरना सारे नकाबपोश होशियार हो जाते और फिर अमारा को वहां से ले जाना मुश्किल हो जाता और उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। अंबर ने बड़े आराम से नकाबपोश पहरेदार के हाथ से तलवार छीनकर उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। नकाबपोश ने खंजर निकाल लिया और लपक कर अंबर के सीने में घूम दिया।
अंबर ने खंजर भी छीनकर महल से नीचे ठाटे मारते हुए समुद्र में फेंक दिया। अंबर ने नकाबपोश पहरेदार के मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि अब खतरा था कि वो चीख मारकर अपने साथियों को मदद के लिए बुला लेता। नकाबपोश ने अंबर की गर्दन को दबोचकर दबाना शुरू कर दिया। अंबर को भला क्या हो सकता था? ये तो ऐसी बात थी कि कोई आदमी पत्थर के सदून को दोनों हाथों से पकड़कर दबाना शुरू कर दे। अंबर ने नकाबपोश को नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर पांव रख दिया। अब वो आवाज नहीं निकाल सकता था। अंबर ने उसका नकाब उतार दिया। वो कांप गया। उसकी नाक गायब थी और नाक की जगह एक छोटा सा सुराख था। आंखों में गहरे गड़े थे और उन गड़ों में दो छोटे से डेले हरकत कर रहे थे। अंबर ने पहरेदार के मुंह में कपड़ा ठोस दिया ताकि आवाज पैदा न हो। फिर उसने खंजर से पहरेदार की दोनों आंखें निकालकर बाहर फेंक दी। उसके बाद अंबर ने नकाबपोश की इशारा काट डाली। उसके जिस्म से खून की जगह नीला पानी बाहर निकलने लगा। उसे सांप की बात याद आ गई कि यह समुद्री मखलूक थी। शायद इसीलिए उनकी रगों में समंदर का पानी गर्दिश कर रहा था। नकाबपोश पहरेदार की जान निकल रही थी। अंबर का जोशे इंतकाम अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने पहरेदार की लाश को उठाकर महल पर से नीचे समुद्री चट्टानों में फेंक दिया। नोकीली चट्टानों पर गिरते ही लाश के टुकड़े उड़ गए और वो टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में गिर पड़ी। अंबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ था। उसके बेहतरीन दोस्त और हजारों साल के साथी नाग की लाश सांप की शक्ल में उसके जिस्म के दो टुकड़े उसकी जेब में पड़े थे। सामने बारादरी में अमारा का ताबूत था। अंबर ने आगे बढ़कर ताबूत को खोला। उसके अंदर अमारा बेहोश पड़ी थी। अंबर ने अमारा के बेहोश जिस्म को उठाकर कंधे पर डाला और सीढ़ियां उतरकर महल की पहली मंजिल में आ गया। यहां खामोशी थी। रात का पिछला पहर होने की वजह से शायद नकाबपोश बड़े आराम से मीठी नींद सो रहे थे। अंबर के लिए यह अच्छा मौका था। वैसे भी अंबर सख्त तैश की हालत में था। उसने फैसला कर रखा था कि जो कोई उसके सामने आया वो उसे उड़ाकर रख देगा, चाहे अमारा और नाग की जिंदगियां ही हमेशा के लिए खतरे में क्यों ना पड़ जाएं। खुदा का शुक्र था कि उसे महल की ड्योढ़ी में कोई ना मिला, वरना ये बात नाग और अमारा के लिए सख्त खतरनाक हो सकती थी। ड्योढ़ी में एक लैंप जल रहा था। उसकी रोशनी में अंबर ने एक नकाबपोश को देखा जो छोटे से तख्त के पास खड़ा हाथ में लंबा नेजा पकड़े पहरा दे रहा था। राय में आगे बढ़ा। नकाबपोश सिपाही को आहट सी महसूस हुई। उसने नेजा सीधा कर दिया और पूछा, कौन है? अंबर ने उसी जुबान में कहा, तुम्हारा बाप। असल में अंबर सख्त गजबनाक हो चुका था। नाग के कत्ल हो जाने से उसे इस कदर दुख हुआ था कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। नकाबपोश ने जब ये लफ्ज सुना तो नेजा लहराता उसे हमला करने के अंदाज में झुकाता आगे बढ़ा। अंबर अंधेरे से बाहर निकल आया। उसने कहा, आओ मेरे शिकार, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़कर उसका गेंद बनाऊंगा। पहरेदार ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम बदबख्त, मौत को खुद आवाजें दे रहे हो? अंबर ने कहा, मैं खुद मौत हूं तुम्हारी, मर जाओ। और अंबर ने छलांग लगाकर नकाबपोश सिपाही की कमर के गिर्द दोनों हाथ डालकर उसे इतने जोर से झटका दिया कि उसकी कमर की हड्डी कड़कड़ करके 6-7 जगह से टूट गई और वो अंबर के बाजुओं में यूं झूमने लगा जैसे खूंटी से गिरी हुई अचकन हो। अंबर ने उसे जमीन पर लिटा दिया और उसी का नेजा उछालकर उसके सीने में गाड़ दिया। फिर वो अमारा को उठाकर महल की ड्योढ़ी से बाहर निकल आया। बाहर समंदर उसके सामने काफी नीचे ठाठे मार रहा था। दिन का हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। के सामने काफी नीचे ठाठे मार रहा था। दिन का हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। बदबानी जहाज वहां से खुदा जाने कहां गायब हो चुका था। अंबर ने पहाड़ी से उतरना शुरू कर दिया। चक्कर खाती गोल सड़क पर से होकर वो समंदर के किनारे चट्टानों के पास आया तो उसे एक कश्ती दिखाई दी जिसे रेत पर खींचकर एक पत्थर से बांध दिया गया था। अंबर ने अमारा को कश्ती में लिटा दिया और रस्सी को हाथ से एक ही झटके से तोड़ डाला। कश्ती घसीटकर उसने समंदर में डाली और चप्पू चलाने लगा। पहाड़ के इर्द गिर्द समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, मगर समंदर आगे जाकर पुरसुकून हो गया था। अंबर कश्ती को चलाए जा रहा था। उसके थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कुछ दूर तक उसे पहाड़ी के ऊपर महल का सुनहरी गुंबद दिखाई देता रहा। फिर वो पहाड़ी समेत नजरों से ओझल हो गया। अंबर की कश्ती अब खुले समंदर में थी। वो सूरज के हिसाब से मगरिब की तरफ कश्ती चला रहा था, क्योंकि उंदलस का मुल्क वहां से मगरिब की तरफ ही था। उसके सामने अब दो सबसे अहम काम थे। एक तो अमारा को उंदलस में उसके माँ बाप के पास पहुंचाना था और दूसरा जो सबसे बड़ा काम था और जिसके बारे में अंबर बहुत ज्यादा परेशान था, वो नाग को लेकर हिमालय की चोटी पर झील मानसरोवर पर जाने का था, जहां नाग को संदल की लकड़ी के संदूकची में बंद करके झील मानसरोवर के अजीमुशान नाग मंदिर के तालाब में 6 महीने बंद रखना था। अंबर ने अमारा को होश में लाने की कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के बार बार छींटे मारे। आखिर वो होश में आ गई। उसने चौंक कर अंबर को देखा और पूछा, अंबर भाई, हम कहाँ हैं? अंबर ने उसे सारी कहानी बयान की और फिर जेब के अंदर से नाग के जिस्म के दोनों टुकड़े निकालकर दिखाए। अमारा की आंखों में आंसू आ गए। नाग की लाश उससे देखी ना गई थी। अब उसका क्या बनेगा अंबर भाई? अमारा ने पूछा। अंबर ने कहा, तुम्हारे घर छोड़कर मैं नाग की लाश लेकर हिमालय पहाड़ की तरफ चला जाऊंगा। वहां इसका इलाज होगा
اور خدا نے چاہا تو اسے پھر سے زندگی مل جائے گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ کشتی نامعلوم سمندر میں بہی چلی جا رہی تھی۔ اب لہریں اسے اپنے آپ مغرب کی طرف بہائے لیے جا رہی تھی۔ اب مارا کے کھانے اور پینے کا کیا بندوبست ہوگا؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم اسے پینے کا پانی تو ملنا چاہیے، مگر اتنے بڑے سمندر میں بھی پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے اور انسان اگر پی لے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ دوپہر کو مارا نے کہا کہ اسے سخت پیاس لگی ہے۔ امبر اسے کیا جواب دیتا؟ ہاں، پانی کہاں سے لاتا؟ آسمان پر پرندہ تک دکھائی نہیں دیتا تھا، مچھلیاں بھی کشتی کے قریب نظر نہیں آتی تھیں۔ امبر نے کہا مارا بہن، پانی کے لیے تمہیں تھوڑا بہت صبر کرنا پڑے گا، شاید کوئی جزیرہ آ جائے اور وہاں پانی کے ساتھ ساتھ ہمیں کھانے کو بھی مل جائے۔ لیکن جزیرہ تو نہ ملا۔ ہاں، دور امبر کو ایک چٹان سے سمندر میں ابری ہوئی دکھائی دی۔ امبر نے کہا شاید یہ کوئی پہاڑی ہے جو سمندر سے باہر نکل آئی ہے۔ اس قسم کے پہاڑ یہاں سمندر کے نیچے اکثر ملتے ہیں، جن کی چوٹیاں سمندر سے باہر نکلی ہوتی ہیں۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ امارا کا پیاس کے مارے برا حال ہو رہا تھا کہ امبر نے اس چٹان کے ساتھ کشتی لگا دی۔ امبر اور امارا کشتی سے اترائے۔ یہ چٹان کافی بڑی تھی، اس کے ارد گرد بڑے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ امبر نے امارا کو ایک جگہ بٹھایا اور خود ادھر ادھر جا کر پانی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ امارا کی خوش قسمتی کہ ایک جگہ امبر نے دیکھا کہ چٹان کے اندر سے قطرہ قطرہ پانی پتھروں میں جمع ہو رہا ہے۔ وہاں ایک چھوٹا سا چشمہ بن گیا تھا، پانی میٹھا تھا۔ امارا نے اپنی پیاس بجھائی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ امبر نے کہا کہ اس جگہ انہیں رات کی رات آرام کرنا چاہیے۔ امارا کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ بولی یہاں رکنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم سمندر میں ہی نکل چلیں، شاید آدھی رات کو کسی جزیرے پر پہنچ جائیں۔ امبر نے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ امارا کشتی میں بیٹھ گئی۔ امبر کشتی کو چٹان سے دور لے جانا ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر دور اس طرف سمندر میں پڑ گئی جدھر سورج غروب ہو رہا تھا اور سمندر سرخ ہو گیا تھا۔ ادھر امبر کو ایک کشتی چٹان کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ امبر نے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا۔ امارا بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ سورج کی سنہری روشنی میں انہیں کشتی میں 3-4 آدمیوں کے خاکے دکھائی دے رہے تھے۔ امبر نے کہا یہ ہو سکتا ہے خطرناک آدم خور ہوں، تم اس چٹان کے پیچھے پتھروں کی اوٹ میں چلی جاؤ۔ امبر کشتی کو چٹان کے پیچھے پتھروں کی اوٹ میں چلی جاؤ۔ امبر کشتی کو چٹان کے پیچھے پتھروں کی اوٹ میں لے گیا۔ وہ خود بھی امارا کے ساتھ ایک اونچے پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور ادھر آنے والی کشتی کو دیکھنے لگا۔ کشتی آہستہ آہستہ سمندر میں سفر کرتی چٹان کے قریب آ رہی تھی۔ اب وہ بڑی آسانی سے دیکھ رہے تھے کہ کشتی میں 3 ملاح سروں پر سرخ رومال باندھے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں خنجر ہیں اور ایک آدمی کشتی میں سر جھکائے بیٹھا ہے۔ امبر نے کہا معاملہ خطرناک لگ رہا ہے۔ امارا نے ڈرتے ہوئے کہا کیا ہم بھاگ چلیں؟ شش۔ امبر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کشتی چٹان کے پاس آ کر رک گئی۔ تینوں ڈاکوؤں جیسے چہرے والے ملاحوں نے بیٹھے ہوئے آدمی کی رسیاں کھولنا شروع کی۔ اس صحت مند بھاری بھرکم باروک چہرے والے قیدی کی رسیاں کھول کر ایک ملاح نے کہا جاؤ اور اس چٹان پر بھوکے پیاسے رہ کر موت کا انتظار کرو، تمہاری یہی سزا ہے کہ تم سسک سسک کر مرو۔ اور پھر وہ کہکے لگاتے ہوئے قیدی کو چٹان پر چھوڑ کر کشتی میں بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ قیدی نے ایک نظر سمندری چٹان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر سر پکڑ کر وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گیا، کیونکہ یہاں اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ جب ڈاکو ملاحوں کو کشتی سمندر میں کافی دور نکل گئی تو امبر نے امارا کو ساتھ لیا اور جلا وطن قیدی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بار تو قیدی چونک کر پیچھے کو گرتے گرتے بچا۔ اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس قسم کی ویران جگہ پر بھی ایک آدمی اور ایک عورت اسے مل سکتے ہیں۔ اس نے ہونٹوں پر آیا ہوا پسینہ پونچھ کر کہا تم لوگ کون ہو؟ وہ ہسپانی زبان بول رہا تھا۔ امارا چونکہ ہسپانیہ کی رہنے والی تھی اس لیے وہ خوش ہوئی کہ اسے اپنے وطن کا آدمی مل گیا ہے۔ اس نے بھی ہسپانی زبان میں کہا کہ وہ اور امبر بڑی مصیبتیں جھیل کر یہاں تک پہنچے ہیں اور وہ اسپین اپنے ماں باپ کے پاس جا رہی ہے جو میڈرڈ میں تجارت کرتے ہیں۔ امبر بھی یہ زبان سمجھتا تھا۔ جلا وطن قیدی امارا سے مل کر بڑا خوش ہوا۔ امبر نے پوچھا دوست تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور یہ لوگ کون تھے جو تمہیں یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں؟ جلا وطن قیدی بولا میرا نام ڈان پیڈرو ہے، میں ایک تجارتی اس جہاز پر بحری ڈاکو نے قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے میرے ساتوں کے ساتوں ملاحوں کو ہلاک کر دیا اور مجھے مرنے کے لیے اس چٹان پر چھوڑ گئے ہیں۔ امبر نے پوچھا بحری ڈاکوؤں کا جہاز کہاں ہے؟ ڈان پیڈرو نے کہا ان کا جہاز بھی اسی جزیرے پر ہے، وہ آج رات شاید وہاں رکیں گے اور کل میرے جہاز کا سارا سامان اپنے جہاز پر لاد کر میرے جہاز کو آگ لگا کر چلے جائیں گے۔ امارا بولی امبر ہمیں پیڈرو کی مدد کرنی چاہیے۔ کپتان پیڈرو ہنس پڑا، تم لوگ خود یہاں میری طرح بے بسی کی موت کا انتظار کر رہے ہو، تم میری مدد کیا کر سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں، خدا کو یاد کریں اور موت کا انتظار کریں۔ امبر مسکرایا، ہم جلا وطن نہیں ہیں پیڈرو، ہمارے پاس ایک کشتی بھی ہے اور ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ کشتی بھی ہے؟ کہاں ہے؟ پیڈرو نے حیرانی سے پوچھا۔ چٹان کے دوسری طرف کھڑی ہے۔ امبر کے اس جواب پر پیڈرو نے امبر اور امارا کو غور سے دیکھا اور کہا تم لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ امبر نے کہا یہ ایک لمبی کہانی ہے،
तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं अमारा को इसके माँ बाप के पास स्पेन के शहर मैड्रिड छोड़ने जा रहा हूँ। हमारा जहाज तूफान में गर्क हो गया और हम एक कश्ती में बैठकर इस चट्टान पर पहुंच गए। पेड्रो कहने लगा, ये तो ठीक है, मगर हम दोनों मिलकर खूंखार समुद्री डाकुओं का मुकाबला कैसे करेंगे? उनके जहाज पर 2 तोपें भी लगी हैं और वो 50 डाकू हैं। हर एक के पास तेज धार वाले खंजर और तलवारें हैं। कप्तान के पास तो हर वक्त बारूद से भरा हुआ पिस्तौल रहता है। अंबर एक बार फिर मुस्कुराया और कहने लगा, फिक्र न करो, खुदा हमारी मदद करेगा। हम इसी वक्त यहाँ से चले चलेंगे ताकि रात होने तक जजीरे पर पहुंच जाएं, क्योंकि तुम जजीरे तक हमें समंदर का रास्ता बता सकते हो। क्यों नहीं, मैंने इस समंदर में बहुत सफर किया है। तो फिर आओ हमारे साथ। अंबर ने पेड्रो को कप्तान को साथ लिया और चट्टान के दूसरी तरफ ले जाकर कश्ती दिखाई, जिसे एक पत्थर के साथ बांधा हुआ था। पेड्रो ने कहा, हमारे पास हथियार भी नहीं है, हम निहत्थे और अकेले हैं। इतने खूंखार डाकुओं का कैसे मुकाबला करेंगे? हमें एक बार फिर अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम तीनों अपनी जान से हाथ धो बैठें। मुझे इस औरत के मरने का बड़ा अफसोस होगा। पेड्रो ने अमारा की तरफ देखते हुए कहा। अंबर बोला, ये सारा काम तुम मुझ पर छोड़ दो पेड्रो, मगर तुम अकेले क्या करोगे? अंबर ने कहा, यह तुम्हें वहां जाकर मालूम हो जाएगा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। पेड्रो ने सर झटक दिया, जैसे उसे अंबर की किसी बात पर भरोसा ना हो। मजबूरन वो कश्ती में सवार हो गया। अंबर ने कश्ती को खींचकर समंदर में डाल दिया और कश्ती का रुख कप्तान पेड्रो की हिदायत के मुताबिक जजीरे की तरफ कर दिया। सूरज गरूब हो रहा था कि उनकी कश्ती एक छोटे से गुमनाम और वीरान मगर सरसब्ज जजीरे के करीब पहुंच गई। पेड्रो बड़ा माहिर समुद्री मल्लाह था। वो कश्ती को जजीरे के पीछे की तरफ लेकर आया था ताकि डाकुओं की उस पर निगाह न पड़ सके। समुद्री धूप में जजीरे के दरख्त चमक रहे थे। समंदर की हवा उनकी शाखों को होले होले झुला रही थी। जजीरे का ये साहिल बिल्कुल वीरान था। ना कोई कश्ती दिखाई देती थी और ना कोई आदमी नजर आ रहा था। पेड्रो ने कश्ती एक तरफ जजीरे के साहिल के साथ झाड़ियों में लगा दी और उसे अच्छी तरह से बांध दिया। अंबर ने आहिस्ता से कहा, इस कश्ती की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम वापस तुम्हारे जहाज पर जाएंगे। पेड्रो फीकी सी हंसी हंसा। मुझे ऐसा लगता है कि या तो तुम दीवाने हो और या फिर ख्वाब में बातें कर रहे हो। अंबर भी हंस दिया। हाँ, मैं सचमुच दीवाना हूं। अमारा बोली, अब आगे भी चलोगे कि यहीं बातें करते रह जाओगे? अंबर ने पेड्रो से पूछा, तुम्हारा जहाज कहाँ है? पेड्रो ने बताया कि उसका जहाज समुद्री डाकुओं के जहाज के साथ जजीरे के दूसरी तरफ समंदर में खड़ा है। अंबर ने कहा, हमें जजीरे के दूसरी तरफ जाना होगा। क्या तुमने ये जजीरा पहले भी देखा है? हाँ, दूर से देखा है, मगर यहाँ आज पहली बार आया हूँ। मैं इसके जंगलों से वाकिफ नहीं हूँ। अंबर ने कहा, हम जंगल में से नहीं गुजरेंगे, बल्कि साहिल के साथ साथ मगरिब की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ तुम्हारा जहाज खड़ा है। अमारा बोली, ये रास्ता लंबा नहीं पड़ेगा? पेड्रो ने कहा, नहीं, क्योंकि ये जजीरा ज्यादा बड़ा नहीं है। इसकी गोलाई ज्यादा से ज्यादा 4 मील की है। इस हिसाब से हमें 2 मील का सफर तय करना होगा। अमारा ने कहा, रात होने से पहले पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। अंबर बोला, रात के बाद भी पहुंच जाएं तो कोई हर्ज नहीं होगा। अमारा, ये तीनों जजीरे के साहिल के साथ साथ मशरिक की तरफ चल पड़े। जजीरा बड़ा हरा भरा था। दरख्तों पर फूलों वाली बेलें चढ़ी हुई थी। यहाँ जंगली अंगूर बहुत था और नारियल के दरख्त भी काफी थे। अमारा ने जंगली अंगूरों से अपना पेट भरा और जमीन पर गिरे हुए नारियल तोड़कर अपनी प्यास बुझाई। वो आगे बढ़ रहे थे और सूरज गरूब हो रहा था। जजीरे पर रात के साए छाने लगे थे। आगे जाकर साहिल मगरिब की तरफ घूम गया। यहाँ समुद्री चट्टानें साहिल पर दूर दूर तक फैली हुई थी। भूरे और गहरे सब्ज रंग की चट्टानें थी, जिन पर कहीं कहीं झाड़ियां उगी हुई थी। अभी तक वो साहिल की रेत पर चल रहे थे। जहाज कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अंबर ने पेड्रो से पूछा, जहाज क्यों दिखाई नहीं दे रहे? पेड्रो ने समंदर की तरफ निगाह जमाकर कहा, मेरा ख्याल है शायद हमें कुछ दूर और चलना होगा। हो सकता है वो 1 मील का सफर बाकी हो। वो चलते चलते जा रहे थे। इस तरह सफर करते करते उन्हें रात हो गई। जहाज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अमारा बेहद थक गई थी। आखिर वो एक जगह बैठ गई। अब मुझसे चला नहीं जाता। अंबर ने पेड्रो से कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम अमारा के पास ठहरो और मैं आगे जाकर जहाजों का पता करूं? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि समुद्री डाकू कूच करने की तैयारियां कर रहे हों। ऐसी सूरत में वो तुम्हारे जहाज को आग लगा तुम्हारे साथ चलूंगा। कप्तान ने कहा, नहीं, मैं अमारा को इस वीरान जजीरे के जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। जैसे तुम्हारी मर्जी। अंबर ने कप्तान पेड्रो और अमारा को पीछे एक जगह जजीरे के साहिल के पास चट्टान की ओट में छोड़ा और खुद आगे रवाना हो गया। रात के वक्त जजीरा अंधेरे में डूबा हुआ था और ऐसा खामोश और सुनसान था कि देखकर डर लगता था। अंबर काफी दूर आगे निकल गया। जजीरे का साहिल एक बार फिर उस तरफ घूम गया। यहाँ पहुंचकर अंबर को पहली बार समंदर में खड़े 2 जहाजों के खाके दिखाई दिए, जिनमें से एक जहाज में लालटेनें जल रही थी। अंबर को बड़ी खुशी हुई। आखिर वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। दूसरे जहाज का सिर्फ काला काला साया दिखाई दे रहा था। अंबर तेज से चलने लगा। जब वो जहाजों के करीब पहुंचा तो जंगल की तरफ हो गया। यहाँ दरख्तों के दरमियान से गुजरकर वो जंगल के आखिरी किनारे पर आकर रुक गया। आगे रेत का साहिल शुरू होता था, फिर समंदर था और समंदर में दोनों जहाज खड़े थे। किनारे पर समुद्री डाकू बैठे गप्पे हाँक रहे थे।
कोई लेटा हुआ था और कोई करतब दिखा रहा था और रेत पर कलाबाजियां लगा रहा था। उनके दरमियान आग जल रही थी जिस पर एक सालम बकरा भून रहे थे। अंबर को उनके कहकों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। दोनों जहाजों में से एक जहाज माल बरदार जहाज था और उसका मालिक पेड्रो था। दूसरा जहाज समुद्री डाकुओं का था। अंबर गौर करने लगा कि हमला किस तरीके से और किस तरह से किया जाए। अंबर ने अंदाजा लगाया कि डाकू 50 से ज्यादा थे। अंबर को उस वक्त नाग बहुत याद आया जो 2 टुकड़े होकर उसकी जेब में रुमाल में लिपटा पड़ा था और जैसे 2 महीनों के अंदर अंदर उसे हिमालय के अजीम नाग मंदिर में लेकर जाना था। अंबर ने सोचा कि शायद अभी डाकू ने दूसरे जहाज का सामान अपने जहाज पर नहीं लादा था, या हो सकता था कि माल लाद लिया हो और अब सफर करने के लिए सुबह का इंतजार कर रहे हो। उस वक्त अगर नाग होता तो उड़कर जहाज के ऊपर जाकर पता लगा सकता था कि माल लादा जा चुका है कि नहीं। अंबर को इतनी दूर से अंधेरे में कुछ पता नहीं लग रहा था। अंबर वापस हुआ ताकि पेड्रो को जाकर खबर कर दे। दूसरे अंबर के जाते ही पेड्रो ने अमारा से कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी का पता चलाता हूँ। अमारा ने कहा, नहीं पेड्रो भाई, तुम मत जाओ, अकेले मुझे डर लगता है। पेड्रो ने हंसते हुए कहा, अरे डरने की भला क्या जरूरत है, इस जजीरे पर तो कोई भी नहीं है और फिर मुझे भी सख्त प्यास लगी है, बस मैं अभी आया कि आया। अमारा का दिल नहीं चाहता था कि वो अकेली रहे, लेकिन पेड्रो कुछ जिद्दी और कुछ नादान शख्स साबित हो रहा था। वो अमारा को अकेली छोड़कर जंगल में पानी की तलाश में चला गया। अमारा को डर लगने लगा क्योंकि वहां गुप अंधेरा था। अमारा बेचारी एक पत्थर के पीछे होकर सहमी सहमी सी बैठ गई। अमारा ने अंबर को याद किया, काश वो जल्द वापस आ जाए। इत्तेफाक से 2 समंदरी डाकू भी उधर पानी तलाश करते फिर रहे थे। वो पानी का खोज लगाते उन चट्टानों की तरफ आके जिसके करीब ही अमारा छुपी हुई थी। अमारा ने भी सितारों की हल्की रोशनी में उन्हें देख लिया था। उसका सारा जिस्म खौफ से ठंडा पड़ने लगा। वो पेड्रो या अंबर को आवाज भी नहीं दे सकती थी। खतरा था कि डाकू आवाज सुनकर उसकी तरफ आ जाएंगे। मगर डाकुओं ने अमारा को अंधेरे में भी चट्टान के पीछे बैठे देख लिया था। वो उसी जगह रुक गए और फिर रिंग रिंग कर अमारा की तरफ बढ़ने लगे। अमारा बेखबर बैठी थी। डाकू उसके सामने से गायब हो गए थे। वो ये समझी कि शायद वो चले गए हैं, मगर उसे क्या खबर थी कि दोनों समुद्री डाकू उसके पीछे रिंगते हुए आ रहे हैं। अचानक एक डाकू उछलकर अमारा के ऊपर आ गिरा और उसने अमारा का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। दूसरे ने अमारा की गर्दन में कपड़ा डालकर उसे जोर से कसना शुरू कर दिया। अमारा का दम घुट गया। उसकी आंखों के इर्द गिर्द तारे नाचने लगे और वो बेहोश हो गई। समुद्री डाकू ने अमारा को उठाया और जंगल में गायब हो गए। अहमक कप्तान पेड्रो को नहीं चाहिए था कि वो अमारा को वहां अकेला छोड़कर चला जाता। वापस आया तो अमारा गायब थी। बड़ा परेशान हुआ, ऊंची आवाज भी नहीं निकाल सकता था। इधर उधर अंधेरे में तलाश किया, मगर वहां अमारा होती तो उसे मिलती। उसे तो समुद्री डाकू सीधा अपने जहाज पर ले गए थे और अपने सरदार के सामने पेश कर दिया था। अमारा बेहोश थी। सरदार ने अमारा को गौर से देखा और बड़ा हैरान हुआ कि औरत इस सुनसान वीरान जजीरे में कहां से आ गई। उसने गुर्राते हुए कहा, यहां जरूर इसका कोई साथी भी होगा। ये औरत अकेली इस जजीरे पर नहीं आ सकती। इसका लिबास बताता है कि यह शहर की औरत है, जंगल की नहीं है, जंगली नहीं। जाओ, जहां से ये औरत उठाई है वहां इसके साथी को तलाश करो और उसका सर काटकर मेरे सामने पेश करो। जो हुक्म सरकार। और दोनों समुद्री डाकू खंजर लेकर वापस जंगल में उस चट्टान की तरफ चल दिए जहां से उन्हें अमारा मिली थी। दूसरी तरफ अंबर वापस आ गया। पेड्रो परेशानी की हालत में उसे मिला और सारा किस्सा सुनाया। अंबर ने कदरे गुस्से से कहा, तुम्हें किसने कहा था कि उसे अकेली छोड़कर चले जाओ? जरूर समुद्री डाकू से पकड़कर ले गए हैं। पेड्रो ने अफसोस करते हुए कहा, दोस्त अंबर, मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे माफ कर दो। आओ अब अमारा को तलाश करते हैं। अंबर बोला, मैं तुम्हारा और समुद्री डाकुओं का जहाज देख आया हूं। जरूर अमारा को डाकू उन जहाजों की तरफ ले गए हैं। पेड्रो बोला, ये भी तो हो सकता है इस जजीरे का कोई जंगली उसे उठाकर ले गया हो, क्योंकि रात के वक्त समुद्री डाकुओं को इस जंगल में आने की भला क्या जरूरत थी। अंबर सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, तुम्हारा ख्याल भी दुरुस्त हो सकता है, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए, फौरन आगे चलो। इतने में उन्हें पाँव की चाप सुनाई दी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। अंबर ने पेड्रो के कंधे पर हाथ रखकर जोर से दबाया, जैसे उसे नीचे बैठ जाने के लिए कह रहा हो। पेड्रो वहीं घास पर बैठ गया। अंबर भी एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जजीरे के ऊपर चूंकि चांद निकल आया था, इसलिए चांदनी में झाड़ियां और दरख्त साफ नजर आ रहे थे। उनके सामने एक छोटा सा खुला मैदान था जहां कहीं कहीं झाड़ियों के झुंड थे। सामने के दरख्तों में से वही 2 समुद्री डाकू इधर उधर तकते एहतियात से चलते हुए बाहर निकले। अंबर ने पेड्रो के कान में कहा, तुमने समुद्री डाकू को देखा हुआ है, क्या ये वही हैं या जंगली लोग हैं? चांदनी में पेड्रो ने उन्हें गौर से देखकर कहा, ये समुद्री डाकू हैं। अंबर बोला, यही लोग अमारा को अगवा करके ले गए हैं। अमारा को अजियत देकर उन्होंने हमारे बारे में पूछ लिया होगा और अब ये हमें पकड़ने यहाँ आए हैं। पेड्रो ने कहा, अब क्या करें? हम निभत्ते हैं और इनके पास खंजर है। अंबर ने आहिस्ता से पेड्रो के पास खंजर है। अंबर ने आहिस्ता से पेड्रो का कंधा दबाकर कहा, अब ये होगा कि मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊंगा।
तुम यहाँ आराम से बैठकर तमाशा देखो। पेड्रो की समझ में कुछ नहीं आया कि अंबर का मतलब क्या है और वो किस किस्म का तमाशा दिखाना चाहता है। शायद वो मजाक कर रहा है, मगर ये मजाक करने का वक्त नहीं था। उसने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन अंबर आगे जा चुका था। वो झाड़ियों में से रेंगता हुआ सामने वाली छोटी सी खुली जगह में आ गया। अभी तक वो घास पर ही रेंग रहा था। चांदनी रात में पेड्रो से घास पर रेंगते हुए देख रहा था। समुद्री डाकू भी आगे बढ़ते चले आ रहे थे। अंबर को तो कोई जरूरत नहीं थी कि डाकुओं पर छुपकर वार करता। जो ही समुद्री डाकू जरा करीब आए, अंबर उठकर सामने आ गया। डाकू एक सेकंड के अंदर अंदर समझ गया कि जिस शिकार को वो तलाश करते फिर रहे हैं वो यही है। दोनों डाकू खंजर लहराते हुए अंबर पर टूट पड़े। वो अंबर को बड़ा आसान शिकार समझ रहे थे और बात भी ऐसी ही थी, क्योंकि अंबर अकेला और निहत्था था। डाकू दो थे और खंजर उनके हाथों में थे। जिस वक्त डाकुओं ने अंबर पर हमला किया तो पेड्रो का दिल डूब गया। उसे यकीन था कि अंबर उन डाकुओं के हाथों कत्ल हो चुका है और अब उसे अंबर की लाश उसी जंगल में डाकुओं के जाने के बाद दफन करनी होगी। उसे अंबर से बड़ा उन्स हो गया था और पेड्रो नहीं चाहता था कि अपने दोस्त की लाश गिद्धों और दरिंदों के हवाले करके उस जजीरे से वापस जाए। झाड़ी के पीछे छुपा पेड्रो बड़ी बेबसी से देख रहा था कि डाकुओं ने अंबर को नीचे गिराया हुआ है और उस पर खंजरों के वार कर रहे हैं। अंबर चाहता था कि डाकू अपनी हसरत निकाल लें। मरने के बाद उनकी रूहों को यह पछतावा न लगे कि उन्होंने अंबर पर वार नहीं किए थे। डाकू अब कुछ हैरान होने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अंबर पर इतने खंजर मारे थे कि उसका तो कीमा हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां मामला बिल्कुल उलट था। अंबर बड़े आराम से नीचे पड़ा मुस्कुरा रहा था। जब दोनों डाकू थक गए और खंजर उनके हाथों को जख्मी करते हुए टूट गए तो अंबर ने दोनों के हाथ पकड़ लिए और फिर उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने दोनों की गर्दनें पकड़कर पूरी ताकत से उनके सर एक दूसरे से टकरा दिए। ठा की आवाज आई और दोनों की खोपड़ियां टूट फूट गईं और दिमाग बाहर निकल आए। अंबर उनकी लाशें वहीं छोड़कर पेड्रो की तरफ आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा मंजर उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अंबर में इस कदर ताकत होगी उसे मालूम नहीं था। अभी तक वो यही समझा था कि अंबर ने नीचे पड़े पड़े डाकुओं के वार बचाए थे और फिर अपनी जिस्मानी ताकत के बलबूते पर दोनों के सर टकराकर उन्हें हलाक कर दिया था। अंबर आया तो पेड्रो ने कहा, तुम्हारे जिस्म में एक पहलवान जैसी ताकत कहां से आ गई है? तुम तो एक दुबले पतले नौजवान हो अंबर। अंबर भी समझ गया कि पेड्रो यही समझ रहा है कि उसने खंजरों के वार बचाए हैं। अंबर हंस दिया और सिर्फ इतना कहा कि वो इस किस्म की लड़ाइयों का बड़ा माहिर है। अब आगे बढ़ो, हमें दिन निकलने से पहले पहले डाकुओं के जहाज पर पहुंचकर अमारा को रिहा करवाना है। अगर वो चले गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वो दोनों जजीरे के तारीक जंगल में समंदर की तरफ बढ़ने लगे, जहां समुद्री डाकुओं का जहाज खड़ा था। सामने डाकुओं का जहाज समंदर में खड़ा था। उसके साथ ही कप्तान पेड्रो का तिजारती जहाज भी था। चांदनी रात में दोनों जहाज साथ साथ खड़े साफ नजर आ रहे थे। अंबर और पेड्रो खुद दरख्तों के पीछे उन जहाजों को देखे डाकू सो रहे थे। अंबर ने कहा, हमें इसी वक्त हमला कर देना चाहिए। पेड्रो बोला, हमले से तुम्हारी क्या मुराद है? यानी हम दो निहत्ते उन तलवार वाले डाकुओं पर हमला करेंगे? अंबर ने कहा, बहुत सी बातें भी तुम ऐसी देखोगे अभी जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। इससे बेहतर यही है कि तुम मुझसे कोई ऐसा सवाल ना करो और खामोशी से देखते जाओ कि मैं क्या करता हूं। तुम सिर्फ ऐसा करो कि जो मैं कहूं चुपचाप करते जाओ। अंबर ने एक नजर से दोनों जहाजों का जायजा लिया। उसे यकीन था कि अमारा को डाकुओं ने अपने जहाज में ही रखा होगा। अंबर से एक गलती हो गई थी। उसे चाहिए था कि दोनों डाकुओं को हलाक करने से पहले पूछ लेता कि हमारा जहाज में किस जगह पर कैद है। फिर उसे ख्याल आता कि हो सकता है हमारा उन डाकुओं के कब्जे में ना हो, बल्कि उसे कोई दरिंदा उठाकर ले गया हो। लेकिन अगर दरिंदा उठाकर ले जाता तो वो जरूर शोर मचाती और पेड्रो की चीखों की आवाज सुन सकता था। इसका मतलब यही निकलता था कि डाकुओं ने पहले किसी तरीके से हमारा को बेहोश किया होगा और फिर उसे उठाकर जहाज पर ले गए होंगे। अंबर ने पेड्रो से कहा, तुम इसी जगह ठहर, मैं डाकुओं के जहाज की तरफ जा रहा हूं। पेड्रो ने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, क्या तुम अकेले जाओगे? अंबर ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान से हाथ धो। पेड्रो ने कहा, मगर तुम इतने सारे डाकुओं में कैसे जिंदा रहोगे? अंबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी जिंदगी और मौत खुदा के हाथों में है। तुम यहां से मत जाना, मैं वापस इसी जगह आ रहा हूं। पेड्रो चुपचाप सा होकर अपनी जगह बैठा रहा। अंबर दरख्तों से निकलकर समंदर के साहिल की तरफ गया। पेड्रो ने देखा फीकी चांदनी में अंबर पर परली तरफ से होकर जहाज की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी दूर तक वो पेड्रो को दिखाई देता रहा, फिर रात के अंधेरे और चांदनी में गुम हो गया। पेड्रो ने ऊपर दरख्तों की तरफ देखा। एक खामोशी और अंधेरा था और कुछ भी नहीं था। जजीरे के साहिल की तरफ से समुद्री हवा आ रही थी। जंगल उसके पीछे सुनसान था। अगर पीछे जंगल से निकलकर कोई दरिंदा उस पर हमला कर दे तो उसके पास मुकाबला करने के लिए कोई मामूली सा चाकू भी नहीं था। मगर अभी तक यही साबित हुआ था कि इस जजीरे में कोई दरिंदा नहीं है। पेड्रो आंखें फाड़ फाड़ कर सामने अपने जहाज को देख रहा था, जिसमें उसका लाखों रुपए का सामान भरा हुआ था और जो अब डाकुओं के कब्जे में था। अंबर की बातों पर उसे ज्यादा एतबार नहीं था। एतबार करता भी कैसे?
भला एक दुबला पतला सा नौजवान इतने डाकुओं का अकेला कैसे मुकाबला कर सकता था। बस वो खामोशी से उस ड्रामे को देखे जा रहा था जो अंबर उसे दिखा रहा था। दोनों जहाजों पर मौत की खामोशी थी। अंबर ऊपर से होकर समंदर की लहरों के साथ साथ जहाजों की तरफ चला जा रहा था। रात इतनी सुनसान थी कि हल्की चांदनी के बावजूद वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। दोनों जहाज एक बहुत बड़े पहाड़ों की तरह अपनी जगह पर जमे हुए थे। दोनों के बादमान लिपटे हुए थे और लंगर समंदर में गिरे हुए थे। अंबर बड़ी एहतियात से छुप छुप कर आगे बढ़ रहा था क्योंकि अमारा डाकुओं के कब्जे में थी और डाकू उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। अंबर की जेब में नाग की लाश सांप के 2 टुकड़ों की शक्ल में रखी हुई थी। जब भी उसका ख्याल अपने भाई और पुराने दोस्त की उस लाश की तरफ जाता तो उसका दिल धक से रह जाता। मारिया भी उसके पास नहीं थी और राजकुमारी को लेकर हिंदुस्तान के जंगलों में सफर कर रही थी। उसे भी अभी तक कुछ खबर नहीं थी कि नाग के साथ क्या भयानक हादसा गुजर चुका है। अंबर को पेड्रो ने दूरी से बता दिया था कि उसका जहाज कौन सा है और डाकुओं का जहाज कौन सा है। वो डाकुओं के जहाज के पहलू में आ गया। वो सामने से जहाज पर सवार होना नहीं चाहता था, हालांकि सामने जहाज पर सीढ़ी भी लगी हुई थी। वो डाकुओं के जहाज पर बेखबरी में जाना चाहता था कि ताकि खामोशी में अमारा तक पहुंच जाए। उसकी एक ही सूरत थी कि वो समंदर में से होकर जहाज के दूसरी तरफ आ जाए। वहां कोई कश्ती भी नहीं थी। अंबर ने समंदर में आहिस्ता से छलांग लगा दी। समंदर की लंबी लंबी लहरें दूर दूर से आकर साहिल से टकराकर वापस चली जाती थीं। जब एक लहर वापस जाने वाली थी तो अंबर समंदर में उतरा। ये लहर उसे अपने साथ दूर तक ले गई। यहां से अंबर वापस तैरता हुआ रात की खामोशी में जहाज के करीब आ गया। लंगर का रस्सा आधा समंदर में था और बाकी आधा ऊपर जहाज के अरशे के जंगले की तरफ जा रहा था। अंबर का रस्सा आधा समंदर में था और बाकी आधा ऊपर जहाज के अरशे के जंगले की तरफ जा रहा था। अंबर तैरता तैरता रस्से के पास आ गया। फिर वो रस्से पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगा। वो बिल्ली की तरह ऊपर जा रहा था। बस उसे एक ही डर था कि अगर डाकू ने उसे देख लिया या पकड़ लिया तो हो सकता है वो अमारा को कत्ल कर दें, क्योंकि वो अंबर का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हो सकता है तैश में आकर वो अपनी नाकामी का बदला अमारा को हिला करके लेने की कोशिश करें। अगर अमारा वहां ना होती या अंबर को ख्याल ना होता कि अमारा वहां हो सकती है तो वो बेधड़क डाकुओं पर जाकर हमला कर देता, मगर अब ऐसा नहीं था। उसे हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ रहा था। अंबर ने जहाज के अरशे पर सर निकालकर देखा। अरशा खाली पड़ा था। जहां से एक लकड़ी की सीढ़ी वाला रास्ता जहाज के नीचे जाता था, वहां एक डाकू पहरा दे रहा था और ऊँग भी रहा था। कभी वो उठकर चलने फिरने लगता और कभी बैठकर ऊँगने लग जाता। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। जिस वक्त पहरेदार ने ऊँगना शुरू किया उसी वक्त अंबर जल्दी से जंगला पलांग कर अरशे पर आ गया और झुक कर दबे पलना फिरना शुरू कर दिया था। पहरेदार को खबर ही न हुई कि अंबर उसके जहाज पर पहुंच चुका है। अब उसके सामने जहाज के नीचे जाने का मरहला था। अंबर के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि क्यों न उस पहरेदार डाकू का हुलिया बदल कर नीचे जाए। इस तरह से कुछ देर तक और खास तौर पर रात के अंधेरे में उसे कोई ना पहचान सकेगा। ये सोचकर अंबर ने हवादान की दूसरी तरफ आकर जहां रस्सों के बड़े बड़े गुच्छे पड़े थे वहां से आगे खिसकना शुरू किया और पहरेदार के अकब में आ गया। खुदा जाने पहरेदार को उसकी मौत ने आवाज दी थी या उसने सचमुच अंबर के कदमों की आवाज सुन ली थी कि वो एकदम से रुका, गर्दन घुमाकर उन रस्सों के गुच्छों की तरफ देखा जहां अंबर छुपा हुआ था और तलवार लिए उस तरफ आ गया। अंबर यही तो चाहता था कि किसी तरह से वो दरवाजे से कुछ दूर हट जाए। अंबर एक तरफ अंधेरे में हो गया। डाकू ज्यों ही रस्सों के पास अंधेरे में आया, उसकी गर्दन पर जैसे कोई भारी शय आकर जोर से गिरी और वो मुंह के बल रस्सों पर गिर पड़ा। उसके बाद उस पहरेदार डाकू के उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि अंबर ने काफी जोर से मुक्का मारा था और उसे मुक्का लगते ही गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज भी आई थी। यही वजह थी कि अंबर ने पहरेदार के जिस्म को फौरी लाश समझ लिया और उसे घसीट कर अंधेरे में ले गया। वहां ले जाकर उसके कपड़े उतारकर खुद पहने, सर पर लाल रुमाल बांधा, अपने बालों को बिखरा दिया और हाथ में तलवार पकड़ ली। अंबर का रंग गंदमी था, जैसा कि कदीम मिस्र के लोगों का हुआ करता था, इसलिए वो बड़ी आसानी से डाकू लग रहा था। फिर डाकू लाश को उसने रस्सों के गुच्छों के दरमियान जो छोटा सा कुआं बन गया था वहां फेंक दिया, क्योंकि समंदर में लाश फेंकने से आवाज पैदा होती और डाकू खबरदार हो सकते थे। अंबर डाकुओं के हुलिये में सीढ़ियों के पास आकर पहरा देने लगा। नाग की लाश के दोनों टुकड़े रुमाल में लपेटकर उसने अपनी कमर के गिर्द बांध लिए थे। उसने सीढ़ियों में झुककर देखा कोई ऊपर आ रहा था। अंबर जल्दी से पीछे हट गया और फिर चल फिरकर पहरा देने लगा। दिल में वो आने वाले को कोस रहा था कि उसके अम्बख्त को भी ऊपर आने के लिए यही वक्त रह गया था, क्योंकि उस वक्त रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। आने वाला भी एक डाकू नीचे की गर्मी से तंग आकर ऊपर खुली हवा में सोने आ गया था। अंबर ने उससे कोई बात ना की कि कहीं उसकी आवाज पर डाकू को शक न हो जाए। वैसे भी वो आने वाले डाकू से दूर रहने की कोशिश कर रहा था कि पहचाना ना जाए। आने वाला डाकू भी एक ही उल्लू की दुम था। आते ही उसने अंबर से कहा, क्यों दोस्त मारीनो, सुबह मेरे 100 रुपए दे रहे हो ना?
अंबर की बला जाने के ये कैसे 100 रुपए थे जो वो अहमक डाकू से या उस पहरेदार से लेना चाहता था जिसकी लाश रस्से के गुच्छों के दरमियान पड़ी थी। उसने मामूली सी हूं हां कर दी। इस पर तो जैसे इस खबीस डाकू को गुस्सा आ गया। गुरा कर बोला, मारीनो तुम मुकर रहे हो, मैं अभी ये खंजर तुम्हारे दिल के पार कर दूंगा। बोलो 100 रुपए दोगे कि नहीं? बोलो बोलो। कमख डाकू का पारा एकदम चढ़ गया। ये तो सारे किए किराए पर पानी फेर सकता था। अंबर ने कहा, हाँ दूंगा, जरूर 100 रुपए दूंगा। अंबर ने यह जुमला जल्दी से इसलिए अदा कर दिया था कि उसका मुंह बंद हो जाए और वो परे हटकर सो जाएगा, लेकिन उस बदनसीब की भी मौत उसे बार बार आवाजें दे रही थी। उसने चौंक कर कहा, मारीनो तुम्हारी आवाज क्यों बदल गई, तुम कौन हो? और उसके साथ ही डाकू खंजर लेकर अंबर की तरफ भागकर बल्कि छलांग लगाकर आ गया और अंबर की गर्दन को पकड़कर उसका चेहरा देखा तो चीख मारकर सारे जहाजी डाकुओं को वहां जमा करने ही वाला था कि अंबर ने ऐन वक्त पर उसकी इशारे पर अपना अंगूठा रख दिया। अब सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उसकी आवाज हलक से बाहर निकल सकती। बस उसके नाक में से खरखराहट की 2-3 आवाजें निकली और हाथ से खंजर अपने आप छूटकर लकड़ी के फर्श पर गिर पड़ा। अंबर को अब एक और डाकू की लाश को ठिकाने लगाना पड़ गया था। उसे और तो कुछ न सूझा। उसने दूसरे डाकू की लाश भी पहले वाले डाकू की लाश के ऊपर फेंक दी। वो दबे पांव चलता हुआ दरवाजे के पास आ गया। नीचे दूसरी मंजिल को जाती सीढ़ी खाली थी। अंबर नीचे उतर गया। पुराने जमाने के बादवानी जहाजों की दूसरी मंजिल में बड़े तंग रास्ते हुआ करते थे। 2-4 कोठलियां बनी होती थी और सबसे निचली मंजिल में काठ कबाड़ और गोदाम बना होता था। ये मंजिल समंदर के पानी में डूबी रहती थी। दूसरी मंजिल का रास्ता एक तंग गली की तरह था। अंबर ने चूंकि डाकुओं का लिबास पहन रखा था इसलिए वो जरा बेबाकी से चल रहा था, लेकिन वो चौकन्ना भी था कि किसी पर उसका राज ना खुल जाए। आमने सामने जो लकड़ी की छोटी छोटी कोठलियां बनी थी वो 4-5 ही थीं। उनमें खामोशी थी। डाकुओं ने शायद उन कोठलियों में भी लूट का माल भर रखा था। डाकू शायद निचली मंजिल के अर्शे पर हवादान की ठंडी हवा के नीचे सो रहे थे, क्योंकि वहां हवा की इतनी तेजी नहीं होती जितनी जहाज के ऊपर होती है। अंबर उस जगह की तलाश में था जहां उन डाकुओं ने अमारा को कैद कर रखा था। वो जगह या तो कोई कोठली या निचली मंजिल का गोदाम ही हो सकता था। अंबर ने फैसला किया कि पहले जल्दी जल्दी उन कोठलियों की तलाशी ली जाए। एक कोठली के दरवाजे को उसने आहिस्ता से अंदर की तरफ धक्का दिया। दरवाजा थोड़ी सी चिरचिराहट के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। अंबर ने अंदर जाकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। कोठली में कोई इंसान न था, सिर्फ बड़े बड़े टाट के बंडल पड़े थे। इसी तरह दूसरी कोठली में भी लूट मार का सामान भरा पड़ा था। तीसरी कोठली का दरवाजा बाहर से बंद था। अंबर सामान भरा पड़ा था। तीसरी कोठली का दरवाजा बाहर से बंद था। अंबर के दिल में शक हुआ कि शायद उसी कोठली में डाकुओं ने अमारा को कैद करके बाहर से ताला लगा दिया है। ताला खोलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने ताले को हाथ में पकड़कर आहिस्ता से झटका दिया। ताला कब्जे और कुंडे समेत उखड़कर अंबर के हाथ में आ गया। वो कोठली में आ गया। अंधेरे में भी अंदर रखे हुए मुसाफिरों के लूटे हुए संदूक और रेशमी कपड़ों के थान, चांदी के मेज, गुलदान, गुलाब पाश और पलंग पड़े थे। अमारा यहां भी नहीं थी। अंबर अब चौथी कोठली की तरफ बढ़ा। वो तीसरी कोठली से निकल ही रहा था कि एक डाकू तलवार कमर में लटकाए जमाई लेता उसकी तरफ आ गया और अंबर के कंधे पर हाथ रखकर रसदारी से बोला, चोरी करना थी दोस्त तो मुझे भी साथ मिला लेते। अब तुम्हें मुझे भी हिस्सा देना होगा, नहीं तो मैं अभी सरदार को आवाज देकर बुला लेता हूं और दूसरे लम्हे तुम्हारी गर्दन के बगैर लाश समंदर में मछलियां खा रही होंगी। अंबर ने आहिस्ता से कहा, मेरे साथ अंदर आओ। और अंबर उस तीसरे बदनसीब डाकू को लेकर कोठली के अंदर आ गया। ये वो डाकू थे जिन्होंने न जाने कितने लोगों के सामान लूटकर उनके और उनके बाल बच्चों को हलाक किया होगा। उन पर कोई भी रहम नहीं कर सकता था। कोठली के अंधेरे में आते ही अंबर ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, पहले ये बताओ कि वो लड़की कहाँ है जो जंगल से मिली थी? डाकू ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारी आवाज हमारे दोस्तों जैसी नहीं है, तुम कौन हो? उस उल्लू के पट्टे ने भी वही हरकत की जो उससे पहले उसका डाकू भाई कर चुका था, यानी कमर के साथ बंधी हुई तलवार निकालकर अंबर पर हमला कर दिया। दरवाजा अंबर पहले ही बंद कर चुका था। अंधेरे में अंबर ने डाकू की गर्दन का निशाना ले लिया था। डाकू ने तो अपनी तलवार पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर दे मारी थी और तलवार अंबर की गर्दन से टकराकर टेढ़ी हो गई थी, लेकिन अंबर ने उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर बड़े सुकून के साथ डाकू की इशारा अंगूठे और उंगली से पकड़ी और एक जोरदार झटके से उसे उसके गले के अंदर से बाहर खींच लिया। इस किस्म का तरीका अंबर ने पहले किसी पर नहीं आजमाया था। यह बिल्कुल ही एक नई बात थी। डाकू की गर्दन हाथ में आ गई थी और डाकू फटी फटी फैली हुई आंखों से अंबर को अंधेरे में देखते देखते नीचे फर्श पर गिरकर तड़पने लगा, क्योंकि उसकी गर्दन से खून पर नाले की तरह उबल रहा था। कमबख्त ने अमारा के बारे में कुछ नहीं बताया था। बहरहाल अंबर समझ गया था कि अमारा दूसरी मंजिल में कहीं नहीं है। अब निचली मंजिल का गोदाम ही देखना बाकी रह गया था।
دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک